और रेकरेंट एपोमिक्सिस लिख लिया था। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स ऐड करेंगे। पहला सिग्निफिकेंट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा देर बाद कंटिन्यू कर लेना, मैं आ गया अब। मतलब आपके कॉन्वर्सेशन में मैं बाधा बन रहा हूं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट क्या करें, आई हैव अ जॉब टू डू। हाँ, सॉरी। हाँ, मैं भूल गया, एग्जैक्ट लाइन थी जो मेरे को याद नहीं आ रही है। हाँ खैर, एपोमिक्सिस का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, एपोमिक्सिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मतलब इसमें मियोसिस नहीं है और रिकॉम्बिनेशन नहीं है। मियोसिस नहीं है मतलब कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे, और रिकॉम्बिनेशन नहीं है इसका मतलब जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि मान लो आपके पास कोई हाइब्रिड सीड्स हैं, अगर आप हाइब्रिड सीड्स को नॉर्मली प्रोपागेट करते हो, तो हमको पता है हाइब्रिड सीड्स का मतलब इसमें कैरेक्टर्स किस कंडीशन में है? हाइब्रिड, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब अगर ये हाइब्रिड सीड्स को आप नॉर्मल यानी कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम से आगे प्रोपागेट करोगे तो मियोसिस होगा, और मियोसिस से कैरेक्टर्स सेग्रीगेट होंगे और उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी। लेकिन अगर आप हाइब्रिड सीड्स के सारे कैरेक्टर्स को यू का यूं रखना चाहते हो, मतलब आप हाइब्रिड सीड्स के कैरेक्टर्स को कंप्लीटली कंजर्व करना चाहते हो, इसको ऐसा ही रखना चाहते हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? एपोमिक्सिस। तो अगर आप हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्स के रूप में कन्वर्ट करते हो, एनसीईआरटी में टर्म है, एपोमिक्स के रूप में कन्वर्ट कर रहे हो मतलब उनमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर्स का, कोई रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे, तो सेम के सेम लक्षण कंजर्व रहेंगे और आगे पीढ़ी में चलते जाएंगे। तो अगर आप हाइब्रिड सीड्स में कैरेक्टर्स को यू का यूं रखना चाहते हो, बदलाव परिवर्तन नहीं चाहते, तो क्या यूज किया जाता है? एपोमिक्सिस। लिख लेंगे। हाँ, लिंकेज अपन नहीं करते, लिंकेज अपने आप होती है, और वो भी कंप्लीट लिंकेज में, विच इज वेरी रेयर। हाँ, तो लिख लेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस में लिख लेंगे, apomixis does not involve segregation of characters, apomixis does not involve segregation of characters and also does not involve recombination. Apomixis does not involve segregation of characters and also does not involve recombination, and also does not involve recombination. होता है ना, पुरानी कैसेट होती थी जब उनका रील खराब हो जाती थी, तो रिकॉम्बिनेशन, वो आप लोगों ने थोड़ी सुनी होगी कभी, कैसेट वसेट आप जीवन में सुनी है? अरे देखो क्या होता है, जीवाश्म हो उसके, अब सिर्फ कैसेट्स होते थे, हम लोग उसको पहले घुमा रील, हाँ टेप रिकॉर्डर में। अब आप लोग जब पैदा होंगे जब तो सीडी का जमाना आ गया था, मतलब हमने सीडी। किसके भजन? प्रकाश माली, ये कौन है?
नहीं मालूम। हाँ, apomixis does not involve segregation of characters and also does not involve recombination. Therefore, the characters are conserved as they are. Therefore, the characters are conserved as they are. Thus, as they are, full stop. Next, thus the hybrid seeds are converted into apomixed. Hybrid seeds are conserved into are converted into apomixed to conserve their characters. Thus, hybrid seeds are converted into apomixed to conserve their characters. ठीक है, फिर फाइनली आप हमारे पास यहां पर आता है पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है एक से ज्यादा एम्ब्रियो। तो पॉली एम्ब्रियोनी में सबसे पहले तो आपको उदाहरण पता होने चाहिए किन किन में देखी जाती है। सारे सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स मतलब आपके पास लेमन आ गए, ऑरेंजेस आ गए, उसके अलावा अनियन में, उसके अलावा मैंगो में, उसके अलावा क्रोटोलेरिया में। तो इनमें तो आपके पास ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ेंगे, उसमें भी पॉली एम्ब्रियोनी होती है। बट इन प्लांट्स में आपको क्या देखा जाएगा? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है एक से ज्यादा एम्ब्रियो। अब सवाल है एक से ज्यादा एम्ब्रियो कैसे बनते हैं? तो ये देखो, ये आपके पास एम्ब्रियो, ये मेरे पास ओव्यूल था, ये आपके पास एम्ब्रियो सैक होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, चैलोसेल एंड है, ये दो सिनर्जिड्स हैं, ये एग सेल है। तो हमें पता है एक एग सेल को अगर एक मेल गेमीट मिलेगा तो एक जाइगोट तो ऐसे ही बनता है, ये तो नॉर्मल जाइगोट बनता है। अब पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है? ये इंटेग्यूमेंट्स के सेल हैं और इसके बाहर न्यूसेलस के सेल्स। न्यूसेलस के सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स के सेल भी डिप्लॉयड होते हैं। अब अगर ये कुछ इंटेग्यूमेंट्स के सेल्स या न्यूसेलस के सेल्स एम्ब्रियो सैक में आ जाए और बिना मियोसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे क्या बना दें? एम्ब्रियो। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे। एक एम्ब्रियो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है ही आपके पास, लेकिन अगर इंटेग्यूमेंट्स और न्यूसेलस के डिप्लॉयड सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर आकर बिना मियोसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनाने लग जाएं, तो इसके कारण क्या प्रेजेंट बनती है? पॉली एम्ब्रियोनी। और इस कंडीशन को हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब है न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट्स के कोई भी डिप्लॉयड सेल्स एम्ब्रियो सैक में आ जाने के बाद बिना मियोसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना देते हैं? नए एम्ब्रियो बना देते हैं। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। लिख लो फटाफट। पॉली एम्ब्रियोनी, occurrence of more than one embryo, occurrence of more than one embryo, ठीक है। एग्जाम्पल लिख ले फटाफट।
सिट्रस, अनियन, मैंगो, क्रोटोलेरिया, ये सब पॉली एम्ब्रियोनी दर्शाते हैं। प्लांट होगा, कॉमन नाम मुझे नहीं मालूम। हाँ हाँ, उस एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो सकते हैं। सीड एक ही होगा लेकिन उस सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन सकते हैं। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी में अब कैसे होगा लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कॉज ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, नहीं हमेशा नहीं बनते, इनमें बनते हैं, बन सकते हैं। मतलब अनियन, जब आप अनियन प्लांट की बात हो रही है, आप प्याज खा रहे हो, वो तो बल्ब, वो तो मॉडिफाइड स्टेम है ना, ऐसा प्लांट की बात हो रही है। हाँ, क्या लिखा रहा हूं मैं फटाफट। कॉज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी में लिखेंगे, कॉज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इसमें लिख लेंगे द डिप्लॉइड सेल्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स और न्यूसेलस, द डिप्लॉइड सेल्स of integument or nucellus, the diploid cells of integuments or nucellus enter the embryo sac, enter the embryo sac and form embryos, enter the embryo sac and form embryos without meiosis and fertilization, and form embryos without meiosis and fertilization. ब्रैकेट में दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और फाइनली दो टर्म्स आपको यहां पर पता होना चाहिए, एक जेनिया, ठीक है ना। देखो ये टर्म्स होते क्या हैं। जेनिया का मतलब है अगर पोलन ग्रेन्स का कोई भी प्रभाव किस पर पड़े, एम्ब्रियो सैक के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर पर, मतलब अगर पोलन ग्रेन के कारण एंडोस्पर्म की मात्रा प्रभावित हो जाए, क्योंकि एंडोस्पर्म कहां बनता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, पोलन ग्रेन्स के कारण जाइगोट फॉर्मेशन पर इफेक्ट आ जाए, क्योंकि वो भी कहां पे बन रहा है, एंडोस्पर्म के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो अगर पोलन ग्रेन का कोई भी इफेक्ट एम्ब्रियो सैक के अंदर वाले स्ट्रक्चर पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जेनिया। और अगर पोलन ग्रेन्स का कोई भी इफेक्ट, मेटा का मतलब बाहर, मतलब अलग से, तो अगर पोलन ग्रेन का इफेक्ट एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर्स या एम्ब्रियो सैक के बाहर वाले स्ट्रक्चर पर पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाजेनिया। मतलब पोलन ग्रेन के कारण सीड कोट हार्ड या सॉफ्ट हो जाए, तो इंटेग्यूमेंट से बनता है सीड कोट, इंटेग्यूमेंट किसके बाहर है, एम्ब्रियो सैक के बाहर, तो उसे क्या कहेंगे, मेटाजीनिया। ऐसा कहां देखा जाता है, ऐसा यहां डेट पाम में होता है और ऐसा मक्के के बीज में होता है। तो ये टर्म पुराने एनसीईआरटी में है, इसलिए याद रखना है। लिख लो फटाफट, जेनिया, इसी में आता है, मतलब इसी चैप्टर में आता है। डिपेंड करता है पोलन ग्रेन पे, ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं कैसे गवर्न कर रहे हैं ये। एग्जैक्ट कॉज तो आज भी देखो, प्लांट जीनोमिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्लांट हार्मोन्स हैं, तो प्लांट हार्मोन्स का फंक्शन मालूम है, एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर लेवल पर, जीनोमिक लेवल पर तो बहुत कम चीजें पता है कि एग्जैक्ट, काफी मालूम है लेकिन काफी चीजें अभी भी नहीं मालूम है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जीनोम की कंटेंट, मतलब डीएनए की मात्रा प्लांट्स में कहीं गुना ज्यादा है। भाई एनिमल सेल है तो उसमें डीएनए न्यूक्लियस में मिलता है,
within the embryo sac. The effect of pollen grains on structures within the embryo sac. उदाहरण मेज, और दूसरा नेक्स्ट मेटाजेनिया. The effect of pollen grains, the effect of pollen grains on structures outside the embryo sac. Effect of pollen grains on structures outside the embryo sac. इसका उदाहरण डेट पाम. ठीक है भाई, तो ये चैप्टर कंप्लीट. अब नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग डालेंगे कर लेंगे यार. पहले ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट, एनिमल, ये सीक्वेंस. लिविंग वर्ल्ड तो इससे रिलेटेड थे. लिविंग वर्ल्ड में 2 दिन का, 1-2 दिन भी नहीं लगेंगे लिविंग वर्ल्ड में, एक ही दिन में होगा पूरा. लिविंग वर्ल्ड में आधे तो वो हैं, म्यूजियम है, जू हैं, बस उसमें मतलब नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, 2 टॉपिक्स ही पढ़ने. और क्लासिफिकेशन हम वैसे भी एनसीईआरटी में लिविंग वर्ल्ड वाला क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम के पहले पेज पे दे रखा है. नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, तो वो देख ही लेंगे सर. मतलब लिविंग वर्ल्ड करेंगे अपन, यहां इस समय नहीं कर रहे हैं, इसके बाद कर लेंगे. ठीक है भाई. देखो अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें. पहली चीज, एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले पैरा में किसकी बात कर रखी है? एरिस्टोटल की. कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश एरिस्टोटल ने की. सबसे पहले कोशिश या सबसे पहले एक साइंटिफिक बेसिस किसने चालू करा? एरिस्टोटल ने. लेकिन सबसे पहले क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते किसकी है? लिनेयस की. और लिनेयस की क्लासिफिकेशन क्या है आपके पास? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. उन्होंने सिंपल सी बात है, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सी दी? प्लांटे और एनिमेलिया. फिर एनसीईआरटी में इसके डीमेरिट्स दे रखे कि जब उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमेलिया में ही डिवाइड कर दिया तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई. एक तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था. यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था. और ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था. तो ये डीमेरिट फेल हो गया. तो अब मौका यह था कि भाई अब इन चीजों को इंप्रूव किया जाए. तो इंप्रूवमेंट कैसे आया? पहला इंप्रूवमेंट आया कि 2 किंगडम से हम किस पे मूव कर गए? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी हेकल ने. अभी एनसीईआरटी में नहीं है बट ठीक है. उन्होंने क्या किया? प्लांट एनिमल के अलावा एक नया किंगडम डाल दिया, प्रोटिस्टा. प्लांट और एनिमल तो थे ही पहले जो लिनेयस ने बताए थे. इन्होंने एक नया किंगडम डाल दिया, प्रोटिस्टा. और इन्होंने क्या किया? प्रोटिस्टा में उन सारे ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया जिनमें टिश्यूज नहीं थी. टिश्यूज नहीं थी मतलब यूनिसेल्युलर या मान लो मल्टी सेल्युलर भी है लेकिन जो टिश्यू नहीं बना रहे. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गए, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सब को उन्होंने किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा में, जिनमें क्या नहीं थी? टिश्यूज नहीं थी. बट इसमें भी वही प्रॉब्लम, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का प्रॉब्लम है, ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स का प्रॉब्लम है. फिर 3 किंगडम को और बेहतर करने के लिए आई आपके पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. ये कोपलैंड ने दिया. उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने कहा प्रोकैरियोट्स को अलग करने के लिए उन्होंने मोनेरा दे दिया. मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया.
और उन्होंने बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा से हटाकर मोनेरा में डाल दिया। तो प्रोटिस्टा में क्या बच गए? एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ। ठीक है, फिलहाल तो यह है कि इसको आप याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सवाल इस पे न 3 किंगडम पे आना न 4 किंगडम पे आना। तो हम उसके बाद जो यूनिवर्सली वैलिड रहा काफी सालों तक और जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? 5 किंगडम, जो आर एच विटेकर ने दिया 1969, 1969। नहीं मतलब देख के बोला या याद था? हाँ सॉरी, मेरे को एक सवाल पूछना था। हाँ, तो सारे जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं जनरली? मोनोइशियस या डाइशियस? सिर्फ एक ही अपवाद है, एक ही एक्सेप्शन है, कारा जिम्नोस्पर्म है, पाइनस। केवल एक ही जिम्नोस्पर्म है, वो उसको आप एमपी से याद रखो, पीएम से याद रखो। मतलब मोनोइशियस पाइनस या पाइनस इज मोनोइशियस। एक ही जिम्नोस्पर्म है जो मोनोइशियस है, बाकी सारे जिम्नोस्पर्म्स डाइशियस है। ठीक है, लिखे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिख लेंगे पहले तो पहला पॉइंट, Aristotle provided the first basis for scientific classification. Provided the first basis for scientific classification. फिर नेक्स्ट लिनेयस की 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लिनेयस की 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, प्लांट एनिमेलिया, इसके डीमेरिट्स। प्लांट, हाँ लैटिन ग्रीक होगा। हाँ डीमेरिट भाई, लिखा ना, फटाफट लिखो। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यू कैरियोट्स एंड प्रो कैरियोट्स, ये फालतू चीज है, इसमें कुछ नहीं आना सवाल। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यू कैरियोट्स एंड प्रो कैरियोट्स, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। वापस मैं बोल नहीं रहा। अब एक मिनट थोड़ा सा पॉज करो और सोचो कि क्या क्या डीमेरिट्स है और खुद लिखो, अपना पाएगा। ये आदत पड़ी हुई ना, वापस बोलो। अपनी मेमोरी को थोड़ा सा रिकॉल करना जानते हो चीजों को? देखो कितना रिकॉल कर पा रहे हो। इधर उधर मत देखना, कितना रिकॉल कर पा रहे हो। किसके बीच में डिस्टिंक्शन नहीं? प्रो कैरियोट्स, यू कैरियोट्स, और किसके बीच में नहीं? फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। क्योंकि नॉन फोटोसिंथेटिक भी ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं। कैसे? कीमोसिंथेटिक। ठीक है, लेकिन ऑटो और हेटेरो। लिख लिया, देखा वापस जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की। एक मिनट, इधर आ जाओ, एक मिनट बात तो मानो मेरी। लिखो
मैं जा ही नहीं रहा यहां से। सर ऐसे मैं लिख नहीं पाऊंगी, आप देखोगे। देखा मैं कोई नहीं। मैंने देख लिया सर उसकी नोटबुक में, हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, और प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, और और इसमें लिखा ही नहीं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। नहीं अभी नहीं, आपने तीनों लिख दिए ना? हाँ तो अभी नहीं, बैठो उधर ही बैठो। अरे मैं लिफ्ट बंद करा दूंगा कल से, ध्यान रखना। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल ने दी। 3 किंगडम लिख लेंगे पहले, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में ये पॉइंट लिख लेना, नहीं नो टिश्यूज वाला था, मतलब प्रोटिस्टा में लिख लेंगे दोज ऑर्गेनिजम्स वर इंक्लूडेड, those organisms were included which had no tissues। हाँ ये नो टिश्यूज है ना, बस अब पूरा मैंने तो लिखा है, बाकी वही लिख लो आप। और ये रहे विच हैड नो टिश्यूज, हैव नहीं हैड। ये बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड वाली। सीधा लिख लेना 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांट है, एनिमेलिया है। मोनेरा में बैक्टीरिया डाल दिया, बाकी बचे हुए प्रोटिस्टा और प्लांट, एनिमेलिया लिख लो। फिर अब 5 किंगडम चालू करें। नहीं आपने कुछ नहीं किया आज। कोपलैंड हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अरे देख लो आप, अरे कैप टूटी हुई है। क्यों? आप ये लिटा दो ना उसको, हाथ को आप ये यूं दिखा रहे। गिर गया, ये गिर गया, ये कैप से चिपका, ये रही कैप हट गई। आप हाथ का सपोर्ट ले रखा है, हाथ सेट रखो पहले तो। अरे कर रहा हूं ना, धीरे धीरे होगा वो, ऐसे तो नहीं होगा एकदम। दिस इज स्ट्रेट। क्या कर रहे हो आप? सीधा करो, और सीधा करो, करो सीधा। हाँ ये सही है। अब जितने लोगों ने ये हाथ से सीधा किया है वो अगला जवाब देंगे। पहली बार जो नहीं कर पाए वो खुश है। विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया।
किन किन लक्षणों के आधार पर? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास अब हेडिंग यहां पर R.H. विटेकर 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ हाँ लिखना है। हाँ हाँ आपको ही, मैं अपने आप को अब मेरे को आता ही नहीं है इतना, क्या करूं मैं। तो R.H. विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे दी है, ध्यान रखना। बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप या सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसमें जो चार्ट दे रखा है उसमें कौन से फीचर्स नहीं है? रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैंने कहा क्या नहीं है। इसमें वो सेल टाइप में आ गया ना, प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यूकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो सेल टाइप में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला फीचर इंक्लूडेड हो जाएगा। लिख लिए सारे पॉइंट्स? नहीं अब तो नहीं, अब आपने अपने आप सोच के लिखो। बुक खुली हुई नहीं है लेकिन क्या क्या आप खुद क्यों नहीं सोचते? एक बार सोचो क्या क्या थे फीचर, बताओ। अब आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। और साथ में को भी आसपास होगा देखने के। पक्का पक्का। कल मैं आपसे सवाल नहीं, सोमवार को जितना आज पढ़ा है वो सब पूछूंगा। हाँ इस चैप्टर में आज जितना पढ़ेंगे उतना। पक्का ना? डील? दिखा दो आप। अब देखो फीचर्स क्या क्या है, जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो मोनेरा सेल्यूलर होगा। अब देखो एनसीईआरटी में तो केवल सेल्यूलर लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे होंगे। यहां पर सेल्यूलर का मतलब है यूनिसेल्यूलर। प्रोटेस्टा भी सारे कैसे होंगे? सेल्यूलर यानी प्रोटेस्टा भी कैसे होंगे?
यूनिसेल्यूलर, फंगाई मल्टी सेल्यूलर या लूस्ट। हां, यीस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन जब आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करोगे उसमें आप यूनिसेल्यूलर नहीं लिखोगे, वो एक्सेप्शन है। मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यूज। प्लांट्स की शुरुआत ही कहां से होगी? टिश्यू और ऑर्गन। और एनिमल्स में आपके पास टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मतलब आपके पास सवाल है वो किंगडम बताओ, और वो किंगडम पे नहीं आएगा, वो एग्जाम्पल्स पे आएंगे। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो ऑर्गन सिस्टम दिखाएगा। तो उसमें आपके पास रैंडमली कोई नाम होंगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा किंगडम ढूंढना है, एनिमल किंगडम। या सवाल आ जाए प्लांट और एनिमल किंगडम में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफर करता है, ऑर्गन सिस्टम डिफर करेगा। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सेल टाइप। अब मोनेरा क्या होगा? प्रोकैरियोटिक, और बाकी सारे के सारे। इसका मतलब यूकैरियोट, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स किस में आएंगे? प्रोटिस्टा। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स मोनेरा, मल्टी सेल्यूलर प्रोकैरियोट्स होते ही नहीं। प्रोकैरियोट्स मल्टी सेल्यूलर होते ही नहीं। अब देखो, अब इसमें एक डिबेट होता है कि क्योंकि जब अपन ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं तो उसमें तो वो बहुत सारे सेल्स, ट्राइकोम्स होते हैं, मल्टी फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं। यहां पर मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक सेल विच इज केपेबल ऑफ ऑल द फंक्शन। अगर एक सेल हर फंक्शन कैरी आउट कर सकता है तो उसको यूनिसेल्यूलर में डालते हैं। तो अगर हो सकता है काफी ऐसे बैक्टीरिया, काफी ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं जो एक से ज्यादा सेल से बनी होती है, लेकिन उसमें हर सेल के पास पोटेंशियल है सारे काम करने का, इसलिए उसको यूनिसेल्यूलर मानते हैं। क्योंकि हम पढ़ेंगे जैसे आपका ये नॉस्टॉक का डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी में, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो लेकिन तो अब आप उसको बोलोगे सर ये बहुत सारे सेल्स है, ये तो यूनिसेल्यूलर नहीं है, लेकिन उसमें हर सेल हैज द कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस, इसलिए उनको क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर। अब सेल टाइप से आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट, बाकी सभी में प्रेजेंट। नेक्स्ट दो अब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सेल वॉल। अब नेक्स्ट फीचर, अब इसमें देखो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन सेल्यूलोज की नहीं होती। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनी होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, और कुछ में होगी, और होगी तो किससे बनी हुई? सेल्यूलोज। फंगाई में भी प्रेजेंट होती है, किसकी होती है? काइटिन। काइटिन है इसलिए उसे क्या कहेंगे? नॉन सेल्यूलोसिक। प्लांट्स में प्रेजेंट, सेल्यूलोज से बनी है। और नेक्स्ट या आखिरी में आपको ध्यान में रखना है न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है। मैं उल्टा चालू कर रहा हूं। एनिमल्स सारे के सारे हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। अब एक सुनना, सारे के सारे हेटेरोट्रोफ्स तो होते हैं, लेकिन वो खाना कैसे खाते हैं? पहले अंदर लेते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, मतलब पहले इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। इस एनिमल जैसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहते हैं। नहीं, सैप्रोफाइटिक उल्टा। सैप्रोफाइटिक में पहले डाइजेस्ट होता है फिर इंजेस्ट होता है, हाँ, एंजाइम्स मतलब। तो वो सैप्रोफिटिक और होलोजोइक अलग है। होलोजू का मतलब एनिमल, होलो मतलब कंप्लीट। कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, मतलब पहले भोजन अंदर लिया फिर डाइजेस्ट किया। सारे प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स का मतलब है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक को एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि प्लांट जैसा न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक, होलोफाइटिक। फाइटो मतलब प्लांट, प्लांट जैसा न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेटिक। तो
फोटोस जैसे होलोजोइक मतलब एनिमल जैसा न्यूट्रिशन, मतलब पहले इंजेशन फिर डाइजेशन। होलोफाइटिक मतलब प्लांट जैसा न्यूट्रिशन यानी फोटोसिंथेटिक। फंगाई, सारी फंगाई हेटेरोट्रोफिक है, मोस्टली सैप्रोफिटिक, पहले डाइजेस्ट करेगी और फिर इंजेस्ट करेगी। प्रोटिस्टा में दोनों आएंगे, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोफ्स भी होंगे, हेटेरोट्रोफ्स भी होंगे, लेकिन ऑटोट्रोफ्स में केवल फोटोसिंथेटिक होंगे। और मोनेरा में जितना इमेजिन आप कर सकते हो सारे, सबसे डाइवर्स मतलब ऑटोट्रोफ्स भी होंगे और हेटेरोट्रोफ्स भी होंगे। और ऑटोट्रोफ्स के अंदर ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे, कीमोसिंथेटिक भी होंगे। तो अगर आपके पास आ जाए कि भाई ऐसा किंगडम बताओ जिसका सेल स्ट्रक्चर तो सिंपलेस्ट है लेकिन जिसका न्यूट्रिशन सबसे डाइवर्स है, मोनेरा। सिंपलेस्ट सेल स्ट्रक्चर बट सबसे डाइवर्स न्यूट्रिशन, हर तरह का न्यूट्रिशन मोनेरा में मिलेगा। हाँ हाँ, देखो यार एनिमल्स में फिर क्या है, वो स्कैवेंजर आ जाते हैं, सैप्रोफाइट्स नहीं आएंगे, क्योंकि सैप्रोफाइट्स में आपके पास बैक्टीरिया आ सकता है, फंगाई आ सकता है और स्लाइम मोल्ड्स आ सकते हैं। अब देखो ये सवाल आ सकता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर एल्गी को कितने किंगडम्स में जगह दी गई है? 2। गलत। 3। मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट के अंदर ग्रीन ब्राउन रेड एल्गी, और प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर एल्गी, क्लोरेला क्लमाइडोमोनास। सवाल आ जाए डीकंपोजर्स को या सैप्रोट्रॉप्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितनी जगह दी गई है? 3। मोनेरा में बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड्स और फंगाई। बना लिया। palm sweating.
लिख लिया? अब 5 किंगडम, बारहवीं में एक ही चैप्टर बाकी है आपका, स्ट्रैटेजीज वाला, बाकी पूरी 12th हो गई है। और 11th में ये वाला यूनिट बाकी है, बाकी लगभग पूरा हो गया है। अरे हाँ, मतलब बाकी मतलब 95% हो गया है। ये तो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से हैं? दिन तो गिन लिए? कितने अब? 80। लास्ट अपन ने बात की थी 10-12 दिन हो गए उस बात को। 12 दिन में ऐसे मेजर कर लिया अपनी वृद्धि दर को, ग्रोथ रेट ठीक चल रहा है? जोर पूरा लगा रहे हो या नहीं दीक्षित जी? पूरा जोर जितना है उतना लग रहा है, नहीं लग रहा? अरे हंसने की बात नहीं है, मतलब हाँ, या नहीं लग रहा उतना? नहीं पता, मतलब ये रिजल्ट नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं अपन इनपुट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, नहीं पूरा। आउटपुट की तो बात ही नहीं हो रही, मतलब जितना समय मिल रहा है सारा यूज हो रहा है एफिशिएंटली या नहीं? नहीं पता। पृथ्वी जी, कुशलता पूर्वक समय का उपयोग हो रहा है सही में? तो अभी इन 7-8 दिनों में क्या किया है? कौन से चैप्टर्स? बायोलॉजी में कौन से? सेल वाला कर लिया? मेरे को बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल के बाहर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं बता दो। सेल वॉल के बाहर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो बता दो। बस मैं पूछा किसी और से, मैंने अभी नहीं बना। कौन से सेल्यूलर एक्सटेंशंस? वो तो सेल मेम्ब्रेन के हैं, तो वो तो सेल वॉल के अंदर हुए, बाहर कहाँ हुए? 1 मिनट बताओ। अच्छा आप 1 मिनट, इन 7 दिनों में आपने क्या पढ़ा? इन दो लास्ट के 2 दिनों में क्या पढ़ा? बायो हाथ नहीं लगाई आपने 2 दिनों में? बिल्कुल हाथ नहीं लगाई। 2 दिन से पहले क्या हाथ लगाया था? लास्ट क्या हाथ लगाया बायोलॉजी में? वो भी याद नहीं तो फिर कैसे? फिजिक्स में नंबर कम है ना, तो वो ज़्यादा बोलते हैं। कौन सा फिजिक्स टॉपिक पढ़ रहे हो? इतनी तो मुझे भी आती है, चलो लाओ लाओ टॉपिक तो बताओ फिजिक्स का। एक तो वेव्स वाला का मॉड्यूल चल रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का चल रहा है, एक एसएचएम का भी साथ में P/2 गौरव बताना तो, सेल पढ़ा हुआ है? थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ? लास्ट के 2 दिन, लास्ट के 2-3 दिनों में और किसने सेल पढ़ा है? बताओ आंसर। ग्लाइकोकैलिक्स, सीलिया फ्लैजिला, पिलाए फिम्ब्रे। मैं पानी पी के मारूंगा बॉटल, झूठ नहीं आप। सेल्यूलर एक्सटेंशन, कौन से सेल्यूलर एक्सटेंशन होते हैं? तो मेम्ब्रेनियस नहीं है, वो सेल वॉल के अंदर आ गए, सेल वॉल के बाहर निकले हुए हैं वो तो। ग्लाइकोकैलिक्स, सीलिया फ्लैजिला, पिलाए फिम्ब्रे। सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन जो बैक्टीरिया में मिलते हैं, मीजोजोम्स और क्रोमैटोफोर्स। मीजोजोम्स का मेजर काम क्या होता है कुसुम जी? रेस्पिरेशन नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन या सेल डिवीजन में।
ठीक है, 5 किंगडम के बाद अपने पास अब नेक्स्ट क्या आएगा? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल वूस ने। अब उन्होंने क्या किया, जो मोनेरा किंगडम था, पहला है दूसरा, सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस या सेल वॉल के बाहर कौन से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे? वो सेल मेम्ब्रेन के हैं। तो आपने कौन क्या पूछा मुझसे? पहला सवाल है दूसरा सवाल? तो ये सेल के अंदर हैं, बाहर कहां हैं? मेम्ब्रेन के हैं। हाँ तो आपने सही बोला ना, मीजोजोम्स और क्रोमैटोफोर्स। तो मैंने कब बोला कि आपने गलत बताया? और इन तीनों, ये ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर को कहते क्या है? सेल एनवेलप नहीं होता, ऑनवेलप होता है। एनवेलप नहीं बोलते, ऑनवेलप। हाँ, ये ये यूकैरियोट्स में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, दोनों में मिलेगा। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में नहीं। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल वूस ने क्या किया? कार्ल वूस ने मोनेरा किंगडम को दो में डिवाइड कर दिया, सेपरेट किंगडम्स, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो 6 किंगडम क्या हो गए? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमेलिया। अब पहला सिस्टम ये कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? सेल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों का सेम है, तो इनका बेसिस आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग करने का क्या था? अलग था मॉलिक्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। एवोल्यूशन पढ़ लिया ना? होमोलॉजी का मतलब एक चीज, हाँ, होमोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है कॉमन ओरिजिन या कॉमन एंसेस्ट्री। फंक्शन मे और मे नॉट डिफर। हमें वो तो यार डिपेंड करता है एवोल्यूशन कितना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो पाया। ये हर किताब में लिखा होता है कॉमन ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन। फंक्शन जरूरी नहीं है डिफर करें। आज वर्टिब्रेट के हार्ट होमोलोगस ऑर्गन से, कौन सा फंक्शन अलग है? सबका, हर हार्ट का फंक्शन अलग अलग है क्या? वर्टिब्रेट के ब्रेन्स, ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, फंक्शन में और मे नॉट डिफर। वो तो डिपेंड करता है कितना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ या नहीं। ये किताबी, ये सिर्फ मॉड्यूल किताबों में लिखा होता है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। फंक्शन जरूरी नहीं है डिफर करे। एनालोगस में कंफर्म है कि एनालोगस में ओरिजिन डिफर होगा, फंक्शन सेम रहेगा, तभी तो उनका एनालोगस कहेंगे कि भाई सोर्स अलग अलग था, ओरिजिन अलग अलग था, बेसिक स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के कारण काम सेम हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि होमोलोगस का काम हमेशा अलग होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। खैर, तो मॉलिक्यूलर होमोलॉजी का मतलब है इन दोनों में, आपने ये तो पता ही होगा कि 16S आरएनए का सीक्वेंस अलग होता है। अब आप सोचो ये 16S आरएनए ही क्यों आया? सिर्फ राइबोसोम्स है इनके अंदर। आज आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के सेल के अंदर कुछ है ही नहीं राइबोसोम्स के अलावा। या तो जेनेटिक मटेरियल है और या राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स है तो वो किससे बने हुए हैं? अच्छा, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आर, कौन सा एमआरएनए होता है राइबोसोम में? आरआरएनए और प्रोटीन्स। एक मिनट, मेरे को है ना 70S में कौन कौन से आरआरएनए बता देंगे? आरआरएनए मैं काम करता हूं, 2 सब यूनिट में तोड़ दिया मैंने, 50 और 30। 50 में कौन सा आरआरएनए, 30 में कौन सा आरआरएनए? किसको याद है? हाँ, 50 और 30 सब यूनिट तो मैंने बता दी, उसमें आरआरएनए कौन से हैं? मैंने सब यूनिट थोड़ी पूछे। हाँ, 28S, 70S में 28,
23 हो गया 23 एस आ रहा है 23 एस पूरे आते हैं, सारे आते हैं, हाँ बताओ। 23 एस आ रहा है 50 वाले में हाँ और 5 एस आ रहे हैं 30 वाले में सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? नहीं उसमें है ऊपर वाले नहीं है पहले वाले में 50 वाले लिख के बता दो ना आप। गलत, गलत। हाँ ये इधर ठीक, अब कौन कौन सी आरएनए पॉलीमरेज किस किस का ट्रांसक्रिप्शन करती है? आरएनए पॉलीमरेज किसका ट्रांसक्रिप्शन ये 3 एस है तो एग्जाम में तो सब कुछ ही आएगा। 360 डिग्री तैयारी कैसे करोगे? चैप्टर वाइज डिसाइड करोगे या ऐसे कहीं से भी एक एरो निकालो, कहीं से कहीं भी पहुंच जाए? ये आरएनए पॉली तीन होती है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो इनका ट्रांसक्रिप्शन कौन कौन करेगा? इनका ये 5th वाली तो होगी आरएनए थर्ड में, और 16 वाली भी थर्ड में होगी, नहीं 16 वाली फर्स्ट में फर्स्ट में होगी, होगी 23 वाली सेकंड में सेकंड में होगी। गलत नहीं है, बहुत गलत है। पहले तो ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होती है, तीन होती ही नहीं है। बहुत। ये तो जलील रोज होना है अब। जलील मतलब समझते हो ना, एम्बैरेस का थोड़ा और गंदा वर्जन। ये अब हर हफ्ते होगा, मैं बता रहा हूं, या तो आना मत। देखो दो ही ऑप्शन है, या तो सुधर सकते हो या झूठ बोल सकते हो। अब क्या झूठ बोलने में लगोगे? सर मैं फिजिक्स पढ़ रहा, मैं केमिस्ट्री पढ़ा, मतलब ऐसे पर्सनली नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं। अब हम छुप भी सकते हैं, नहीं भी दिखें, थोड़ा हाथ नीचे रहें, बहुत सारी संभावनाएं। जब वेन यो कहते हैं ना, वो कैरेक्टर डेवलप तब होता है जब आप यू आर अगेंस्ट दी ऑड। जैसे अब आप मतलब वो कहते हैं ना, खराब समय आता है तो या तो बिखर सकते हो या निखर सकते हो, ऐसे लिखा हुआ आता है मीम्स। तो इसका मतलब ये है कि जब ऑड्स आपके अगेंस्ट में हो तो या तो एम्बैरेस होने के लिए तैयार हो, या तो एम्बैरेस नहीं होना है तो पढ़ने लग जाओ, नहीं तो होगा तो ये हर हफ्ते। और हालत देखो क्या हाल है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्कोरिंग चैप्टर है, सेल स्कोरिंग चैप्टर, ये तो वो चैप्टर है जो आपको मतलब आना ही चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसका ट्रांसक्रिप्शन करती है यूकैरियोट्स में? आरएनए पॉलीमरेज 1 1 है ना चेक करती है चेक करती है किसको? 1 कौन सी जेब? किसका ट्रांसक्रिप्शन करती हाँ यही तो पूछा, क्या बोल रहे हो? और कल क्या तैयार करेगा मेरे को बता, कौन कौन बताएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1 किसका ट्रांसक्रिप्शन करती है? हाँ ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2, एक मिनट रुद्राक्ष बताना तो आरएनए पॉलीमरेज 2। हाय हाय, है सर एमआरएनए और एचएनआरएनए एमआरएनए एचएनआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 और एसएन और 5S आरआरएनए, 5S एसएन और टीआरएनए। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफर क्या कर रहा था? 16S आरआरएनए का सीक्वेंस। मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो किसके बेसिस पर है? मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। लिखो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्ल वूस। ये एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स क्या होते हैं? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स बायो गैस बनाने में काम करते हैं। शाबाश, गुड। एनाएरोबिक बैक्टीरिया मिलते हैं उसमें, मीथेन, गुड गुड, बता दी सही, डाइजेस्ट करते हैं फ्लॉक्स को, गुड गुड, बिल्कुल सही, एक भी गलती नहीं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूस।
हाँ सिंपल करो ना यार, मतलब सिंपल, ही डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू टू सेपरेट किंगडम्स, divided kingdom Monera into two separate kingdoms, Archaebacteria and Eubacteria. Into two separate kingdoms, Archaebacteria and Eubacteria. ब्रैकेट में लिख लेंगे, they differ in their molecular homology, they differ in their molecular homology, that is 16S rRNA sequence. That is 16S rRNA sequence. हाँ मतलब ऐसे, मतलब वेगली आप कह सकते हो, बट ठीक है। तो जैसे ही कार्ल वूस ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जैसे इन्होंने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया, इसके बाद से सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए कितने डोमेन्स बन गए? 3। ये तो याद रखना ही है, इस पे सवाल बन ही सकता है। 3 डोमेन्स अब क्या बन गए आपके पास? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। तो 3 डोमेन क्या आ गए आपके पास? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट। सवाल आ जाए कितने डोमेन्स हैं जिसमें प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं और वो यूकैरियोट्स। अब इसमें एग्जांपल्स, आर्की बैक्टीरिया में 3 एग्जांपल्स आते हैं, मेथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स और हैलोफाइल्स। ये आपके पास आर्की बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया में जनरल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज। और यूकैरियोट्स में आपके पास ये 3 डोमेन्स और ये उदाहरण। फाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। ऐसे प्लांट्स जो सलाइन एरियाज में रहते हैं, मैंग्रोव्स क्या हो गए सारे, मैंग्रोव वेजिटेशन, हेलोफाइट्स। प्लांट्स जो सॉल्ट में रहते हैं। फाइल का मतलब क्या होता है? लव, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो हेलोफाइल मतलब सॉल्ट लविंग, थर्मो एसिडोफाइल मतलब हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशंस लविंग। फाइल का उल्टा क्या होता है? अरे फिलिक का ऑपोजिट, फोबिया, फोबिक, डर। कौन सा, किसने कहा फेल हुआ? मतलब 5 किंगडम मतलब पहला, जो पहली सही चीज बताई गई थी वो है। 5 किंगडम में कोई लिमिटेशन थोड़ी है, कोई कमी, कोई गलती थोड़ी की उसने उन्हें, बस ठीक है। ये एडवांस वर्जन है उसका, गलत नहीं है।
और क्लासिफिकेशन चीज़ें यार जो चेंज होती रहती है, मतलब फिर कोई नया वो आते हैं, टीम आती है, वो नई टीम फिर कोई नया एवोल्यूशन कर, फिर नया कुछ पता करती है, फिर इनमें मॉलिक्यूलर लेवल पर और देखती है और क्या कर सकते हो, तो और आते हैं, सब डिविजन आते रहते हैं। हाँ, फ्लॉक्स का मतलब सिर्फ मास ऑफ बैक्टीरिया है? नहीं, मास ऑफ बैक्टीरिया प्लस फंगल हाइफे, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया और फंगाई का कॉम्बिनेशन है। माइक्रोबियल फ्लॉक्स का मतलब बैक्टीरिया प्लस फंगाई दोनों। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया। हाँ, अब देखो, वैसे तो आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव है तो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया, लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सारे एक्सट्रीम या अनयूजुअल हैबिटेट्स में पाए जाएंगे। या तो आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, एसिडिक कंडीशन में, सॉल्ट कंडीशन में, या कैटल के र्यूमेन में या गट में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में, दलदल मार्शी एरियाज में। तो ये सारे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में या अनयूजुअल हैबिटेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। तो अब ध्यान कैसे रखोगे? जब मैं यहां पर आर्की बैक्टीरिया बना दिया, एक सेकेंड मैंने, अब सिंपल क्वेश्चन तो यह है कि अगर मैं बोलूं कि आर्की बैक्टीरिया को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहां जगह दी गई है? मोनेरा। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और डोमेन के हिसाब से इसको सेपरेट डोमेन, सेपरेट 6 किंगडम, एक किंगडम दे दिया। अब आर्की बैक्टीरिया में पहला फीचर तो आ गया कि भाई ये सारे ऑर्गेनिजम्स कहां पर मिलेंगे? एक्सट्रीम, या जिसे हम कहते हैं अनयूजुअल हैबिटेट। तो इसी से जुड़ता हुआ दूसरा फीचर भी आ जाएगा कि अगर ये एक्सट्रीम हैबिटेट में है, अनयूजुअल हैबिटेट में है, तो वहां पर सरवाइव कैसे कर रहे हैं? तो सरवाइव, इनके लिए सरवाइव मतलब बाहर का कोई स्ट्रक्चर होगा जो इनको सरवाइव करने में मदद करेगा। तो सर्वाइवल इनको मिलेगा सेल वॉल के बेसिस पर और सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पर। अब सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होगी क्योंकि वो हाई टेम्परेचर्स पे घुल जाती है। तो इनके अंदर स्टेबल या कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स इनकी सेल वॉल में होते हैं। मतलब म्यूरिन है नहीं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्यूडोम्यूरिन। एक तो ये स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर्स पर, एसिडिक कंडीशन पर, इसलिए आर्की बैक्टीरिया को मदद करते हैं। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन में आप पढ़ते हो लिपिड की बाइलेयर होती है, इसमें लिपिड की मोनोलेयर होती है। मोनोलेयर के साथ साथ ब्रांच लिपिड्स होते हैं, फैले होते हैं। और जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्लूइडिटी बेटर होगी, और बेटर फ्लूइड कंडीशन के कारण ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं। तो एक्सट्रीम हैबिटेट पहला फीचर याद आ गया। तो अडेप्टेशन आपको कहां पर मिलेंगी? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में मिलेगी, दूसरा फीचर। फिर तीसरा आ जाए, ये यू बैक्टीरिया से किस में डिफर करेंगे? यू बैक्टीरिया में ये डिफर करते हैं 16S rRNA के बेसिस पर। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर लेवल पर किससे अलग हैं? यू बैक्टीरिया। तो किससे मिलते जुलते हो गए? यूकैरियोट्स। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर मतलब ये एक नया क्योंकि फाइलोजेनिज्म में पढ़ते हैं, तो फाइलोजेनी में क्या हुआ था? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स में क्या हो गया कि यू बैक्टीरिया अलग हो गया, आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया इवॉल्व कैसे कर रहा था? यूकैरियोट्स के जैसा जैसा। तो हम कहते हैं ना, वैसे तो हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स या हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स आर्की बैक्टीरिया में मिलते हैं। इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, प्रोकैरियोट्स में होते ही नहीं है। यूकैरियोट्स का फीचर है स्प्लिट जीन, लेकिन इंट्रॉन जैसे सीक्वेंसेस आर्की बैक्टीरिया में मिलेंगे। ये इंट्रॉन्स क्या करते हैं? नॉन कोडिंग, कोड ही नहीं करते। तो प्रोटीन को कोड ही नहीं करते तो है क्यों? सुनना, अरे रेमिनिसेंट, सुनो, इंट्रॉन पहले तो नहीं थे, बाद में आए, या उल्टा हुआ? अच्छा, पहले थे और अब नहीं है? पहले किस में थे? इंट्रॉन सिंपल एवोल्यूशन नहीं है कि पहले थे, पहले काम कर रहे थे, फिर जैसे जैसे यूकैरियोट्स में आए काम करना बंद कर दिया, लेकिन अवशेष रह गए। नहीं, प्रोकैरियोट्स में तो थे ही नहीं।
और यूकैरियोट्स में आए, तो अब अगर कोई ऐसा फीचर तो पहले नहीं था बाद में आया, तो ऑब्वियस ही बात है उसका कोई काम होना चाहिए, कोई बेटर फंक्शन होना चाहिए, तब तो वो आया। हम तो पढ़ते हैं इंट्रॉन नॉन कोडिंग है, और हटाने के लिए उसको स्प्लाइसिंग और करनी पड़ती है। अब पहली बात तो इंट्रॉन क्या काम करते हैं, और फिर वो पैराग्राफ जो एनसीईआरटी का है, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। तो क्या रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी का क्या मतलब है? पुरानी याद, नॉस्टैल्जिया। क्या क्या कौन सी पुरानी याद बता रहा है आपको? हाँ, आरएनए के डोमिनेंट वर्ड बता रहा है। कैसे? हाँ, आरएनए पहले स्प्लिट जीन को हटाने आरएनए जेनेटिक मटेरियल था जिसमें कैटालिटिक एबिलिटी थी, तो स्प्लाइसिंग में हम एसएनआरएनए यूज करते हैं जिसमें इंट्रॉन को हटाने की कैटालिटिक एबिलिटी है। तो जैसे अभी कुछ हो रहा है और ये पहले अगर हो चुका है तो ये पुरानी याद दिलाता है। तो जब हम स्प्लाइसिंग के एसएनआरएनए को देखते हैं तो हम देखते हैं यार इसमें कैटालिटिक एबिलिटी थी, हाँ, ये हमें याद दिला रहा है कि आरएनए वर्ल्ड में जब पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था तो भी उसके पास वो एबिलिटी थी। लेकिन इंट्रॉन क्यों? इंट्रॉन चाहिए, इंट्रॉन का कुछ तो रोल होगा। सर 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 अगर इंट्रोन्स नहीं होंगे ना तो सर जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है ना, ऑन द स्पॉट मतलब वो साथ साथ में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। नहीं सर, वो एचएनआरएनए होगा ही नहीं सर, सीधा ही एमआरएनए होगा, मतलब वो साइमल्टेनियसली प्रोटीन ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली होगा सर। आप जो आप दोनों कह रहे हो, मतलब आपने पॉइंट मुद्दा अच्छा उठाया है, लेकिन इसका काउंटर यह है कि आरएनए प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ चल रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आरएनए प्रोसेसिंग के कारण ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अलग अलग हो गए, उसका कारण है जगह अलग अलग है। एक न्यूक्लियस में हो रहा है और एक साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो आपका जो 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 आपका जो पॉइंट दिया वो तो वैलिड नहीं है अब, कि इंट्रॉन सिर्फ इसीलिए आए ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अलग अलग जगह पर कर सके। नहीं, वो तो वैसे ही अलग अलग जगह पर हो रहा है, ट्रांसलेशन में तो यूज ही नहीं हो रहे पहली बात तो इंट्रॉन्स। सर डीएनए 99% सिमिलर होता है, तो वो तो 0.1% जो डिफरेंस है। नहीं, क्योंकि ये नॉन कोडिंग का हिस्सा है ही नहीं, ये कोडिंग जीन के अंदर का हिस्सा है। ये वो रेपिटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए का हिस्सा है ही नहीं इंट्रॉन। कैसे चेक कर रहा है? फोटो हटा रहे हो उसको आप? अगर मैं आपको एक जीन दूं जिसमें सिर्फ एक्सॉन है, और मैं एक जीन दूं जिस नहीं, बता रहा हूं ना मैं, एक जीन है जिसमें केवल एक्सॉन है, और एक जीन है जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, ठीक है, दोनों रैंडमली प्रेजेंट है। सर डाइजेशन कर लेगा साइटोप्लाज्म लाइसिस, वो उसका डाइजेशन कर सकते हैं। और अगर एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप लोग? उसकी वजह से ना वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। तो इंट्रॉन का रोल है, ये काम आप इंट्रॉन का बता रहे हो? कैपिंग एंड टेलिंग का रूल। उसकी वजह से वो बच जाता है। इंट्रॉन के कारण नहीं ना, मैं तो इंट्रॉन की बात। में तो ना डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो जाता है, और यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म से आरएनए बाहर आता है। अगर उसकी न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, हाँ, तो उसमें इंट्रॉन का क्या योगदान है? कुछ नहीं, कोई योगदान नहीं है। मैंने कहा एक जीन जिसमें सिर्फ एक्सॉन हो और एक जीन जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों हो, वो सदियों से पड़ी रखी आपने, 2 साल रखी, 5 साल रखी, 10 रखी, 15 साल रखी। म्यूटेशन दोनों में हो सकते हैं, डीएनए में। अगर म्यूटेशन उस जीन में होते हैं जिसमें केवल एक्सॉन है, और म्यूटेशन उस जीन में होते हैं जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, किसमें खराब करने की संभावना ज्यादा है? जिसमें प्योर एक्सॉन्स हैं। इंट्रॉन पर म्यूटेशन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंट्रॉन्स का प्रेजेंस म्यूटेशनल बफर्स के रूप में काम करता है, वो एक्सॉन को म्यूटेशन से बचाने में काम करता है, ये काम है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग चीज है, वो नॉन किस में दे रखा है ये? अरे
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बता रखा है इंट्रॉन के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इंट्रॉन के बारे में नहीं, नहीं दे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे, कदापि नहीं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, आर्की बैक्टीरिया की। तो आर्की बैक्टीरिया के मॉलिक्यूलर लेवल पर सिमिलैरिटी किसके साथ मिलेगी, यूकैरियोट्स के साथ मिलेगी। ठीक है, ये फीचर्स हो गए। अब आर्की बैक्टीरिया में आपको बेसिकली 3 है, मैथेनोजेंस है, थर्मो एसिडोफाइल्स है और हैलोफाइल्स हैं। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, 3 जगह, मार्शी एरियाज, एनारोबिक स्लच डाइजेस्टर्स, कैटल के रूमेन में मिलेंगे। एनारोबिक होंगे, बायोगैस बनाने में काम करते हैं। थर्मो एसिडोफाइल, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशंस में जहाँ हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, इससे एक आर्की बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस पढ़ते हैं, टैग पॉलीमरेज मिली थी। हैलोफाइल्स का मतलब है सल्फोलोबस बैक्टीरिया है जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। लिखेंगे फटाफट आर्की बैक्टीरिया में फीचर्स क्या, आर्की बैक्टीरिया लिखो यार, अभी तो है, लिखो लिखो लिखो। आर्की बैक्टीरिया पहला, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, हाँ primitive bacteria which are found in या which are present in extreme या unusual habitats। ऐसा चार्ट बना दो, बढ़िया ही है। पर which are present in extreme और unusual habitats। फिर इसमें adaptations, अडेप्टेशन में पहला सेल वॉल, लेवल 2 पर पहली बार लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर जब इसको रिवाइज कर रहे हो तो फिर ऐसा फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट पहली बार में नहीं बनेगा, दूसरी बार में बनेगा। अभी हम नेक्स्ट वीक में, थोड़ा सा टाइम नहीं है बट नेक्स्ट वीक से पहली बार जब आप चीज बना रहे हो तो उसको एक सिंपल फॉर्मेट में लिखोगे जैसा बता रहा हूं। इसके बाद जब रिवाइज करोगे तो ऐसा फ्लो चार्ट, सेंटर पॉइंट पे एक बीच में चीज लिखोगे और फिर इसके इर्द गिर्द फ्लो चार्ट बनाओगे। ये तब बना पाओगे जब चीजें याद हो, ठीक है ना। पहली बार ये करोगे तो फिर मिस कर दोगे काफी चीजें। पहली बार तो पूरा पूरा लिखोगे, दूसरी बार ये लिखोगे, तीसरी बार एक डब्बा बनाओगे। तो लेवल 3 पर डब्बा बनाओगे जिसमें उदाहरण डालोगे, उदाहरण डाल के फिर खुद ही अपने आप से प्रश्न पूछोगे कि ये क्या है, कहां है। मतलब देखो, पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 चलोगे और फिर ये 3 हो जाएंगे, फिर रैंडमली कोई भी लेवल आए तो आपको जवाब आना चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूं कि फंगाई किंगडम का डोमेन क्या है, एक तो है ना, एक और चीज, ये एक जनरल प्रॉब्लम आप लोगों की है। आपको क्या लगता है, आप जल्दी बोलोगे तो सही जवाब जाएगा? आप लोगों में देखो एक जनरल प्रॉब्लम ये, आप में ना ऐसा पेशेंस है ही नहीं नाम का। एक तो इतनी हड़बड़ाहट, पता नहीं किस लिए, कहां पे क्या होगा, हर मतलब ज्यादातर मैंने कहा इतना हड़बड़ाहट में रहते हो आप। सर पूछ लो सर, या नहीं पूछो, या मैं बता रहा हूं, इतना क्या हो रहा है उससे? रिलैक्स रहो ना थोड़ा। 10 सेकंड बाद भी जवाब दोगे तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने जवाब पहले दिया या बाद में दिया, जवाब इंपॉर्टेंट ये है कि सही दिया या नहीं दिया। पॉज हमेशा आपके, कोई भी चीज कभी, ये चीजें आप लोग नहीं कर रहे हो, पॉज। और वो पॉज ऐसा नहीं है कि वो 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, वो 5 सेकंड का हो सकता है, वो 10 सेकंड का हो सकता है, 15 सेकंड का हो सकता है, वो 30 सेकंड का भी हो सकता है। क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो पॉज करो। हड़बड़ाहट इतनी जल्दी कुछ नहीं हो रहा उससे, मतलब आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। पॉज। किसी का पेपर छूट रहा है क्या अभी तक? किसी का ऐसा हो रहा है क्या पेपर सर मैं तो पूरा ही नहीं कर पा रहा, 10 सवाल छूट गए और टाइम हो गया? नहीं हो रहा ना। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। ले लो टाइम, हर सवाल में 10 सेकंड ज्यादा भी ले लो, अपने आप देखना एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और फर्स्ट सिंपलेस्ट अप्रोच टू अ क्वेश्चन विल बी द बेस्ट अप्रोच। जो सवाल का जवाब आपको पहली बार में लगा, आसानी से समझ आया,
आसानी से लगा वो जवाब है। जब उसमें ज्यादा घुस जाते हो, और ये नहीं पूछ रहा होगा, इतना आसान थोड़ी पूछ रहा होगा, आसान ही पूछ रहा होगा। इसका एक बेसिक कारण यह है कि आपका इंटेलेक्ट स्तर पेपर या हम लोगों के इंटेलेक्ट स्तर से बेहतर है, इसलिए वो आपको आसान लग रहा है, बनाने वाले को नहीं लगा। और दूसरा चीज, अगर बनाने वाले को आसान लगा और आपको भी लगा, तो फिर वो आपकी स्पीड भी टेस्ट कर रहा है। लेकिन स्पीड पहली बार में नहीं आती। गाड़ी जब आप पहली बार चलाना सीख रहे हो तो तेज नहीं चलाओगे, भिड़ोगे ही। जब ऐसे आप है ना मक्खन हो जाए ना आपका हाथ स्टीयरिंग पर, जब स्टीयरिंग एंड योर हैंड बिकम्स वन, सिंक्रोनाइज हो जाता है, तब स्पीड काम करती है। गाड़ी से सीख रहे हो और सर मैं सीधा 80 पे ले जाऊं क्या, वो सिंक्रोनाइजेशन, व्हेन यू एंड द पेपर आर वन, वो फीलिंग है ना अभी नहीं, धीरे धीरे आएगी, वो डेवलप होगी। अभी क्या है, अभी डर है आपके और आपके पेपर के मध्य। देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन। एक नहीं होता, कोई भी रिलेशनशिप होती है या कोई भी सिस्टम होता है, वो बेस्ट कब होता है, वो बेटर या एफिशिएंट कब होता है, जब वो सिंक्रोनाइज होते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ हम एक दूसरे के साथ ही, हम एक दूसरे का हिस्सा ही हैं। तो डज दैट हैपन टू योर, मतलब ये आपके साथ आपके पेपर का होता है क्या? होना चाहिए। 7 में तक तो मोह रहना चाहिए, भयंकर रहना चाहिए, उसके बिना मन नहीं लगना चाहिए आपका। हाँ, तो ये 7 में तक तो यही करना पड़ेगा। फिर ये नहीं हो, फिर ये रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट करी तो फिर दूसरी रिलेशनशिप काम करेगी। बट एटलीस्ट गिव दिस रिलेशनशिप अ टाइम। इसलिए मैंने कल 14 फरवरी मोनोइशियस। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ, योर रिलेशनशिप विथ योर एनसीईआरटी बुक, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इफ इट डजंट वर्क आउट यार, नहीं बैठा सर, हमारी नहीं बनी, वो नहीं समझ पाई मेरे को, मैं नहीं समझ पाया उसको। हाँ, नहीं बना सर, मेरे को नहीं आई समझ में, वो समझ आता ना, बट आपने डिड यू गिव इट योर बेस्ट? यू नेवर डिड। और फिर बता रहा हूं, एनसीईआरटी को अगर आपने पूरा अपना नहीं दिया 100%, तो आगे चलकर फिर जीवन में किसी भी रिलेशनशिप में नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ऐसा क्या हो गया कि सर अभी तो मैं नहीं दे पाया लेकिन आगे दे पाऊंगा, क्यों सर? अभी मैं, ये मेरा नीट नहीं होगा सर, लेकिन मैं ना आरएएस कर लूंगा क्लियर, सर मैं यूपीएससी वाला कोई एग्जाम क्लियर कर लूंगा, मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी वाला कोई एग्जाम क्लियर कर लूंगा। नहीं, वो क्लियर तब होगा जब ये रिलेशनशिप काम करा। और काम करने का सिंपल सा मतलब है, अगर आगे एक और चीज बता देना हूं आज मैं, कोई भी दूसरा एंट्रेंस एग्जाम, फिर ये बता रहा हूं मैं, फैक्ट फिगर कर रहा हूं, कोई भी दूसरा एंट्रेंस एग्जाम तब क्लियर होगा जब इस पेपर में 450 नंबर से ज्यादा आए। ठीक है ना? नीट तो क्लियर होता है 650 पर, 600 650, लेकिन दुनिया का कोई भी दूसरा एंट्रेंस अगर आपको क्लियर करना है, अगर आपने इस पेपर में 450 नंबर या उससे ज्यादा लिया है, मेरे से लिख के जाना, सर ये एंट्रेंस की मैं तैयारी कर रहा हूं, निकल जाऊंगा क्या? मैं लिख के दे दूंगा हां। और नहीं हुआ ऐसा कि सर आपने कहा था 450 नंबर आए, दूसरा एंट्रेंस मैंने दिया उसमें नहीं हुआ, मेरे से खर्चा ले जाना साल, जितना जीवन जी रहे हो उतना, खाने पीने का सिर्फ। आप बोलोगे सर मेरे को फॉरेन ट्रैवल भी करना, उसका खर्चा थोड़ी दूंगा मैं, लेकिन जितना आपको महीने भर खर्चा चाहिए मेरे से ले जाना, कि सर आपने तो झूठ बोला, आपने गुमराह कर दिया। 450 is a number, is a figure which will eventually दुनिया के सारे एंट्रेंस में वो नंबर आपके बाकी एंट्रेंस में काम कर जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बाकी सब में कम रहता है बस। बट 450 भी नहीं ले पाए, 350, 350, 350, 400, भयंकर इशू। मतलब फिर दुनिया में फिर ये काम करना कि सर एंट्रेंस एग्जाम तो मेरे लिए नहीं बना, फिर दुकान खोलो, दुकान चलाओ, थड़ियों पर काम करो, बैग लेके घूमो, वो सारे ऑप्शन हैं। मैं बहुत सही नंबर दे रहा हूं, मैं 615 की बात भी नहीं कर रहा, इसलिए मैं कह रहा था ये 450 का मतलब है यू आर ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप विद योर एनसीईआरटी बुक्स। सिंपल सी बात है, क्योंकि 450 भी नंबर नहीं ले पाए तो फिर तो झक मारी यार साल भर। और उसमें कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि सर मैं बीमार पड़ गया, समझ गया, बैड डे, 100 नंबर कम, 150 नंबर कम ले लिए मैंने। मैं तो 720 से कंपेयर कर रहा हूं, 450 से नंबर अगर कम ला रहे हो,
कितना, एक ईमानदारी से सोचना, कितना एक आदमी पर एक घर पे कितना खर्चा है आप लोगों का? 1.5-2 लाख रुपए खर्चा है साल का। कभी 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 ना खाली बैठे हो ना तो कम से कम ये सोच लिया करो, दुनिया में फिजूल चीजें सोचते रहते हो ना, अपने पर इन्वेस्टमेंट सोच लिया करो। कितना इन्वेस्टमेंट है आपका साल भर का? लाख रुपए, 70-80 हज़ार फीस दी होगी, 50-60-70 हज़ार फीस। हर हर महीने का खर्चा कितना है? हर दिन का कितना खर्चा है? पेट्रोल खुद भराते हो? नहीं भराते ना। ऑटो का खर्चा खुद देते नहीं। एक इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं, एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसमें वो है। एक खर्चा निकालना, मेरे ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियली, तो उतना तो आउटपुट दे देना। 450 में उतना तो काम हो गया अपना। तो कोई, देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, ये हमेशा ना, कोई कोई मुफ्त में कुछ नहीं है। तो उस 1.5-2 लाख का कैरेक्टर तो बन लो, बिल्ड कर लो। 2 लाख रुपए में काफी है। 2 लाख रुपए में आप कैरेक्टर बिल्ड हो गया तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये आगे गजब रिजल्ट देगा। बट 450 भी नहीं आए ना तो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा ही खराब। फिर तो यार मतलब शॉकिंगली बैड। फिर बहुत सिंपल सी बात है, एंट्रेंस एग्जाम छोड़ देना। फिर ना आपको कोई जीआरई देना, ना कोई जीमैट देना, ना कोई दूसरे एग्जाम्स देने की जरूरत भी नहीं है। इसमें 450 नंबर नहीं ला पाए तो 450 फिगर याद रखना, मैं अभी भी कर रहा हूं इन टेस्ट में भी। 450 तो एक डिसेंट अमाउंट है, डिसेंट नंबर है। उतना भी नहीं रह पाए तो भयंकर शर्म, मतलब लज्जित होना चाहिए दिन भर। 7 मई के बाद ऐसे 15 दिन लज्जित होना कि 450 नंबर नहीं आए सर। 450 नंबर का मतलब क्या है कि 200 नंबर लाने, 80 नंबर लाने, वो अभी आ जाने चाहिए और अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो 450, मैं तो बात ही नहीं करा। 450 एक फिगर दिमाग में बैठा के रखना, नहीं तो कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। 450 नहीं आ रहे यार। 8 महीने 9 महीने दिया उसी चीज को, उसमें सब गलतियां माफ है कि सर महीने भर पढ़ाई नहीं हुई, 15 दिन बीमार रहे, ठंड बहुत रही, सुबह नहीं उठा गया, ये सारे मैंने एक्सक्यूजेस शामिल कर लिए। तब आई एम गेटिंग टू दिस नंबर 450। 450 इज अ मस्ट कब? अगर कोई एंट्रेंस फाइट करना है तो। और कोई एंट्रेंस फाइट नहीं करना, फिर बता रहा हूं, फिर मैटर ही नहीं कर रहा कुछ। जब एंट्रेंस ही नहीं देना तो फिर तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने डेवलप भी की होंगी और मुझे नहीं दिखी। फिर तो आप में ईमानदारी आ गई और आपने बोला सर मेरे को तो पहले ही पता था कि मेरे को एंट्रेंस करना ही नहीं है, तो मेरे 300 नंबर ही आए। फेयर इनफ, कोई इशू नहीं है, मेरे को आपको पता ही था, मेरे को लाइन ही नहीं देता 450। यहां पर ऐसे भी होंगे कोई 2-4 ऐसे जिनको दिमाग में पता है कि सर मेरे को तो लाने ही नहीं है नंबर भी, क्यों लाने हैं? ऐसा है तो बढ़िया है सर, मेरे तो सिस्टम बैठा हुआ है, मेरे तो दुकान संभालनी है, या कोई एम्पायर है खड़ा जिसमें मेरे को आके जाके बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे 3-4 दोस्त हो जिनको पता है कि क्या करना है, कि सर हमारा तो ये उसका बिजनेस है, या वो खोलना है या वो नहीं करना है, तो कोई अलाउड है। तो नंबर्स कम आने अलाउड है नंबर, लेकिन अगेन कैरेक्टर पे तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, वो आनी भी नहीं चाहिए। और 450 नंबर तो यार आपको देखो लाने ही चाहिए। नहीं ला रहे हो तो यार सोचो आप, 8 महीना 2-2.25 लाख रुपए, और वो सोचो लाख रुपए छोड़ो, आप दिन का कितना, आप लोग यहाँ पे 7 घंटे रहते हो, 6 तो रहते ही हो, इनटू डेज निकालना है यार, टाइम। साल निकाल दिया आपने, सोचो 17 के थे 18 के हो गए, 18 के थे 19 के हो गए, 19 के थे 20 के हो गए, 20 के थे 21 के हो गए। एज नहीं कह रहा मैं, सिर्फ टाइम, मतलब एक साल, 9 महीना 10 महीना इंटू 7 आवर्स, मतलब अगर मैं 9 महीने भी यहाँ पे था, 9 इंटू मैं हर दिन 9 महीने में संडे था तो 7 घंटे था यहाँ पे, शाम तक बैठा हुआ था, 9 घंटे भी था, तो इतना टाइम, इतना पैसा, 450 नंबर नहीं आए। ये इवैल्यूएशन करना। अब खाली बैठे होते हो ना, कभी मूड खराब है, कभी ये अच्छा नहीं है, ना कभी खाना अच्छा नहीं लगा, या कभी सर दर्द, तो ये इवैल्यूएट करा करो, डायरी लेके बैठा करो कि मेरे पे क्या है, व्हाट एम आई, मतलब मेरा ये क्रेडिबिलिटी पे बहुत भयंकर क्वेश्चन मार्क है। क्रेडिबिलिटी पर नहीं होता कोई, कैसे कोई जॉब पे रखता है आदमी, उसको तनख्वाह पे रखता है कि सही तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है, फिर उसका वो परफॉर्मा आता है कि भाई तूने साल भर में कितने बेचे, कितने नहीं बेचे, क्या रिया किया, तो वो एनालिसिस, क्योंकि वो कंपनी आते हैं कि तेरे पे हमने ट्रेनिंग में कितना खर्चा किया, वो खर्चा किया, फिर तूने कितना आउटपुट दिया, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो प्योर है, ये तो दिस इज प्योर योर टाइम एफर्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं 9 घंटे भी बैठता था यहाँ सेंटर पर, नंबर मेरे 325 आए, तो यार 9 घंटे बैठकर मैं क्या कर रहा था,
फिर इवैल्यूएट करना कि यार कितने टाइम तो मैं ऊपर नीचे ही देख रहा था, कितने टाइम तो मैं 10 बार थड़ियों पे चाय पीने चला गया था। समझ रहे हो आप चीज़ें, ये सब चीज़ें बाद में और अगर ये रियलाइज तो आप करनी पड़ेंगी, नहीं भी कर रहे हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, भयंकर इशू है। चाय कितनी आती है? 10 रुपए से कम तो चाय आती भी नहीं है कोई, ये आती है क्या? तो 10 रुपए दिन में 3 चाय, 30 रुपए की तो चाय पी जाते हो आप, पता नहीं किस लिए। 30 रुपीज फॉर 3 कप्स ऑफ टी विच हैज टू डू व्हाट? मतलब क्या, आप सोचो तो सही। जेब में दे दिया पॉकेट मनी, लगा ले 30 रुपए, हर दिन लगा दिए। 900, 3 इंटू 3, 900 रुपए तो साला मेरे खर्चा ही है चाय का। अरे यार वाह, हिसाब लगाना खाली बैठे हो जब, तो ये जब हिसाब लगाओगे ना तो बहाने तो मारना बंद कर दोगे कम से कम। ये जब भी बहाने मारते हो ना, सर ये हम कर रहे थे ना, ये रह गया सर, वो ये बहाने तो नहीं मारोगे कम से कम, ये हिसाब लगाना। ठीक है, चलो अगले हफ्ते, ये हर दिन होगा, मैं बताना नहीं रहा हूँ, हर हफ्ते आना ही मत, मैं बता रहा हूँ अगले हफ्ते से। ये क्लास बंक मार लेना, ऊपर बैठ जाना, मेरे से साइन करा लेना।